इस वीडियो में हम लिनक्स के फाइल सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या हमारे पास स्पेशल फाइल्स और डायरेक्टरीज होते हैं, वेरियस पाथ्स और वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं और कैसे हम उसका यूज अपने लिनक्स कमांड्स में करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं Adili Tech। फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फाइल्स पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नीचे देखेंगे हमको उबंटू में फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही मैं फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे जितने भी फोल्डर्स है वो सारे फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज जो है वो हमको शो होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमें बहुत सारे फोल्डर्स, स्नैप, पब्लिक या फिर दो फाइल्स, यहाँ पे फाइल 1 फाइल ABC मिल जा रहे हैं। तो ये जितने भी अपने डायरेक्टरीज है, ये फाइल्स है, ये सारे अपने होम फोल्डर्स के अंदर में है। तो हमारा जो होम फोल्डर है वो भी रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है। हमारा जो सबसे मेन डायरेक्टरी है वो होता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सारे जो भी अपने फाइल्स है या फोल्डर्स है वहाँ पे स्टोर होते हैं। रूट डायरेक्टरी से ही हम सभी फाइल्स को एक्सेस करते हैं। तो अगर हमको अपने रूट डायरेक्टरी में जाना हो तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे अदर लोकेशंस पे। अदर लोकेशंस में जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमको मिलता है कंप्यूटर। अगर आपने ड्यूअल बूट किया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आपको विंडोज जो भी आपने इंस्टॉल किया है उन सभी के ड्राइव्स जो है यहाँ पे शो होते हैं। क्योंकि ये मैं वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ। जैसे ही हम कंप्यूटर में जाएंगे, ये जो है ये हमारा है रूट डायरेक्टरी। अब इस रूट डायरेक्टरी में अगर आप देखेंगे तो मुझको बहुत सारा यहाँ पे डायरेक्टरीज मिल जाते हैं, बूट, CD रोम, डेव एक्सेट्रा, होम, OPT, MNT और इसी प्रकार के और भी सारे जो भी हमारे डायरेक्टरीज हैं। क्योंकि लिनक्स में हम जितने भी काम करने वाले हैं वो सारे काम हम अपने टर्मिनल से करने वाले हैं। तो ये जो रूट डायरेक्टरी है ये मैं आपको अपने टर्मिनल में ओपन करके दिखाने वाला हूँ। एक और चीज़ है, ये जितने भी हमको डायरेक्टरीज है ये सभी हमारे डिस्क के अंदर है। डिस्क कहने का मतलब है हमारा हार्ड डिस्क, जहाँ पे हमारे सारे फाइल सेव होते हैं। उसमें हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है रूट डायरेक्टरी का, जिसके अंदर हमारे सारे फाइल्स यहाँ पे हैं। अगर आपको मैं वो ड्राइव्स दिखाना चाहूँ, वो जो पार्टीशन है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ से ऑल एप्लीकेशंस में। अब ऑल एप्लीकेशंस में उबंटू में हम यहाँ पे जाएंगे यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद हमको यहाँ डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। देखेंगे यहाँ पे हमको डिस्क का ऑप्शन मिलता है। ये चीज़ आप सर्च करके भी पा सकते थे। यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ डिस्क तो यहाँ पे देखेंगे हमको डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिस्क में जाऊँ तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो 54 GB का हार्ड डिस्क है वो हमको शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो फाइल सिस्टम है, देखेंगे पार्टीशन जो अपना है ये हमको शो हो रहा है। तो ये हमारा है फाइल सिस्टम रूट, यानी कि हमारा जो रूट डायरेक्टरी है वो इसी पार्टीशन के अंदर है। तो अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए सिंपली मैं Alt Ctrl और T प्रेस करता हूँ। यह हमारा टर्मिनल जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जैसे ही हम टर्मिनल अपना ओपन करते हैं तो हमारा जो टर्मिनल है वो हमेशा होम डायरेक्टरी पे काम करता है। होम डायरेक्टरी पे करंट यूजर के लिए काम करता है। तो अभी करंट यूजर जो है पंकज है, तो पंकज के होम डायरेक्टरी में अपना टर्मिनल ओपन हुआ है। ये चीज़ अगर हमको कंफर्म करना हो तो हम PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पाथ आता है, ये जो हमको शो होता है इसको हम बोलते हैं पाथ। जो स्लैश से स्टार्ट होता है या किसी भी फोल्डर से स्टार्ट होता है ये पाथ कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्लैश यानी कि रूट फोल्डर। रूट डायरेक्टरी को हमेशा एक स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगर और जूम करूँ तो देखेंगे हमको डॉलर से पहले यहाँ पे टिल्ड का साइन आता है। तो जो टिल्ड साइन है ये हमारा होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी को हमेशा टिल्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो रूट डायरेक्टरी है उसको हमेशा स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको ls लिख के दिखाऊँ, ls लिखेंगे तो देखेंगे हमारा जो होम डायरेक्टरी है, यानी कि यहाँ पे हमारे टिल्ड में जितने भी फाइल्स है या फोल्डर्स है वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स हमको शो होते हैं। यहाँ पे हमको अगर मैं ls के साथ -a ऑप्शन ले लेता हूँ, -a जो होता है ऑल फाइल्स और फोल्डर्स को दिखाने के काम आता है। तो -a जैसे ही मैं लूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे हमको दो यहाँ पे स्पेशल हमको डायरेक्टरीज मिल जाते हैं, जो डॉट है और डबल डॉट है। तो यहाँ पे जो डबल डॉट है वो करंट डायरेक्टरी यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और जो डबल डॉट है वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो मेरा होम है, जो पंकज नाम का यहाँ पे फोल्डर है, हमने अभी यहाँ पे किया हुआ था PWD। देखेंगे PWD से यहाँ पे /home/पंकज आया है। तो ये जो फोल्डर है ये है हमारा करंट डायरेक्टरी यानी कि सिंगल डॉट। और यहाँ पे हम देखेंगे होम, ये है हमारा पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि डबल डॉट। तो अगर हमको अपने करंट डायरेक्टरी से पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना हो तो यहाँ पे हम CD कमांड का यूज करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CD स्पेस डबल डॉट तो देखेंगे हमारा जो यहाँ पे पाथ था, डॉलर से पहले जो हमको पाथ शो करता है, ये हमको हम कहाँ पे है ये चीज़ शो करता है। तो अभी हम अपने पेरेंट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब अगर मैं PWD लिखता हूँ
तो देखेंगे यहाँ पे हमको शो हो रहा है स्लैश होम, स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर होम नाम का डायरेक्टरी। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे cd स्पेस डबल डॉट करता हूँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो डबल डॉट है वो पेरेंट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटर करूंगा, देखेंगे हमारा जो यहाँ पे पाथ है अगेन फिर से स्लैश में आ चुका है, स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी। तो अभी हम अपने रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे अगर हमको सभी फोल्डर्स देखने हो या फाइल्स देखने हो तो हम ls लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हमारे जितने भी फोल्डर्स है या फाइल्स हैं वो सभी हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं, etc home dev। तो यहाँ से हम किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो अगर मैं होम में जाना चाहूँ तो सिंपली मैं लिखूंगा cd स्पेस होम। यहाँ पे जो cd कमांड है ये होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी के यूज से हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में चेंज कर सकते हैं। तो हम cd स्पेस होम करके अगर इंटर करें तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पाथ है, आपको ये यहाँ पे ये चीज नोटिस करते रहना है जो डॉलर से पहले लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, डॉलर से पहले स्लैश होम, यानी कि अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी में मैं पहुंच चुका हूँ। अब अगर मैं लिखूँ cd यहाँ पे, क्योंकि मुझे अगर पता नहीं है कि होम में कौन कौन से यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं तो मैं ls करके देख सकता हूँ, तो मुझको यहाँ पे पता चल जाता है कि होम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पंकज नाम का डायरेक्टरी है। तो अगर मुझे पंकज के अंदर जाना है तो मैं cd लिखूंगा, cd स्पेस पंकज, इंटर करेंगे। अब देखेंगे जैसे ही हम cd स्पेस पंकज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो अपना स्लैश होम था वो यहाँ पे टिल्ड में चेंज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ टिल्ड जो है वो करेंट यूजर के होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो स्लैश होम स्लैश पंकज है इसका शॉर्ट फॉर्म होगा टिल्ड, इसी प्रकार रूट डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म होगा स्लैश। अब अगर करंट डायरेक्टरी की मैं बात करूँ तो वो हमारा होता है डॉट। तो अगर यहाँ पे मैं cd स्पेस डॉट लिख के इंटर कर लेता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम करंट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी में ही चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं cd स्पेस डबल डॉट करूँ, ये मैं दोबारा से पेरेंट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, फिर से अगर मैं यहाँ पे cd डॉट करता हूँ तो देखेंगे कोई भी चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हम करंट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो cd कमांड है उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, अगर हम कहीं पे भी रहें। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में, देखेंगे हम दोबारा से स्लैश में आ चुके हैं। तो अगर हमको फिर से अपने होम में जाना हो तो हम ओनली cd लिख देते हैं, जैसे ही हम cd लिखते हैं तो हम अपने होम फोल्डर पे वापस आ जाते हैं। अगर मैं कहीं पे भी रहूं, अगर हमको दोबारा से अपने होम में आना है तो हमको सिंपली cd लिखना होगा। अब अगर मैं दोबारा से ls करूं, देखेंगे हमको यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं अपने डाउनलोड्स के अंदर जाना चाहूँ या पिक्चर्स के अंदर जाना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो हम सिंपली cd, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे cd के बाद डेस्कटॉप में जो d है ये मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे केस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइनक्स जो है पूरी तरह से केस सेंसिटिव होता है। अगर हम इंटर कर देखेंगे, अब हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, ls अगर मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्लैश है ये दो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अगर सबसे स्टार्टिंग में स्लैश है तब ये अपने रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये बीच में कहीं पे स्लैश है तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी का सेपरेटर है। सेपरेटर यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी, दूसरे डायरेक्टरी से तीसरे डायरेक्टरी, उन सभी डायरेक्टरीज के बीच में हमको स्लैश शो किया जाता है, यानी कि ये एक सेपरेटर की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ ये अपना रूट डायरेक्टरी भी है। तो अब अगर मैं देखेंगे ls करने से यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। लेकिन अगर मैं ls के साथ -a ले लूँ तो यहाँ पे हमको जो अपनी दो डायरेक्टरीज है, करंट डायरेक्टरी और पेरेंट डायरेक्टरी, ये दोनों डायरेक्टरी हमको शो होते हैं। तो अब अगर मुझे अपने डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी डायरेक्टरी बनाना हो तो हम यहाँ पे सिंपली एक कमांड यूज करते हैं mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी, और स्पेस करके उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, अब अगर मैं, तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो बन चुका है। मैं ls अगर लिखूँ तो देखेंगे हमको यहाँ पे इंडिया शो हो रहा है। अगर हमको अब इंडिया के अंदर जाना हो तो हम सिंपली लिखेंगे cd इंडिया। ये देखेंगे हमारा जो पाथ है वो चेंज होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे एक और बना लेता हूँ डायरेक्टरी cg यानी कि छत्तीसगढ़, तो मेक डायरेक्टरी -v, यहाँ पे जो -v है ये वर्बोस ऑप्शन है, यानी कि हमको यहाँ पे शो होगा कि जो cd डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने mkdir इंडिया लिखा था तो हमको कोई भी मैसेज दोबारा से नहीं आया था, जो हमारा इंडिया था बन गया था, लेकिन वहाँ पे हमको कोई भी एक्सप्लिसिटली अलग से मैसेज नहीं आया था। लेकिन जब हम -v ऑप्शन लेते हैं तब हमको एक मैसेज दिया जाता है कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो बन चुका है। देखेंगे जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखेंगे यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है क्रिएटेड डायरेक्टरी cg, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से ls करूँ, देखेंगे हमको यहाँ पे cg अपना जो डायरेक्टरी है वो दिख जाता है। इसके अंदर अगर हमको जाना होगा तो हम सिंपली लिखेंगे cd स्पेस cg। देखेंगे यहाँ पे मैं अपने cg वाले डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ। तो अभी हमारा जो पाथ है वो है टिल्ड यानी कि स्लैश होम स्लैश पंकज, पंकज के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर इंडिया और इंडिया के अंदर cg, ठीक है।
तो अब अगर दोबारा से हमको अपने होम पे जाना हो तो हम सिंपली cd स्पेस टिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे टिल्ड जो है होम डायरेक्टरी को बताता है। अगर मैं बिना टिल्ड के डायरेक्ट cd कर दूं तब भी हम अपने होम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब अगर हमको दोबारा से अपने लास्ट हम जिस भी डायरेक्टरी में थे, अगर दोबारा से हमको अपने उस डायरेक्टरी में जाना हो तो हम सिंपली cd डैश करते हैं। देखेंगे दोबारा से मैं अपने इस वाले डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, /desktop/india/cg। अब अगर यहाँ से मैं जाता हूँ अपने रूट डायरेक्टरी पे cd/ हम रूट पे आ चुके हैं। दोबारा से अगर हमको अपने लास्ट डायरेक्टरी जहाँ पे थे हम वहाँ जाना हो तो हम लिखेंगे cd स्पेस डैश। देखेंगे हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। मैं फिर से अगर cd डैश करता हूँ तो इससे पहले हम कहाँ पे थे, रूट डायरेक्टरी पे। तो दोबारा से हम रूट डायरेक्टरी पे जा सकते हैं। तो अगर किन्हीं भी दो डायरेक्टरीज के बीच में हमको स्विच करना हो बार बार तो उस केस में हम cd स्पेस डैश का यूज करते हैं। और अगर हमको होम पे आना हो तो हम सिंपली cd लिख लेते हैं। असल में जो cd लिख के एंटर करने से जो यहाँ पे हम डायरेक्ट होम पे आ रहे हैं, इस चीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको इतना जानना है कि अगर हम cd लिख के एंटर करते हैं तो हम अपने होम डायरेक्टरी पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप दो कमांड समझ गए होंगे, cd चेंज डायरेक्टरी, mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी। अगर हमको एक साथ एक से ज्यादा डायरेक्टरीज बनाने हो, दोबारा से अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ls करूँ तो देखेंगे हमको बस इंडिया नाम का यहाँ पे डायरेक्टरी शो करता है। तो अगर हमको एक साथ बहुत सारे डायरेक्टरीज बनाने हो तो हम उनको एक एक स्पेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं अगर mkdir स्पेस -v यहाँ पे अगर मैं ले लूँ dir1 स्पेस dir2 स्पेस dir3, अब अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमको 3 डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हमको, मैं अगर थोड़ा जूम अगर कम करूँ तो देखेंगे हमको यहाँ पे जो डायरेक्टरी है अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट होते जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया dir1 dir2 dir3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं ls कर लेता हूँ तो देखेंगे हमारे जो 4 डायरेक्टरीज है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टरी क्रिएट करना हो तो mkdir स्पेस करके पहले डायरेक्टरी का नाम, स्पेस करके दूसरा, स्पेस करके तीसरे डायरेक्टरी का नाम हम दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हमारे पास एक rmdir से हम अपने डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। तो rmdir स्पेस dir1 अगर मैं टाइप करता हूँ तो देखेंगे जो हमारा dir1 है वो डिलीट हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे वो नहीं है। dir3 अगर हमको डिलीट करना हो तो मैं एक बार अपना स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं लिखूँ rmdir dir3, अब अगर मैं ls करता हूँ देखेंगे हमारा यहाँ पे ओनली dir2 और इंडिया बस बचे हुए हैं। अब अगर यहाँ पे मैं करूँ rmdir स्पेस इंडिया तो देखेंगे यहाँ पे हमको आ रहा है फेल्ड टू रिमूव इंडिया, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो जो rmdir यहाँ पे जो हमारा कमांड है इसमें एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी यानी कि ऐसा डायरेक्टरी जिसके अंदर कोई भी दूसरा डायरेक्टरी या फाइल ना हो, सिर्फ उसी डायरेक्टरी को डिलीट कर पाता है। तो अगर हमको किसी ऐसे डायरेक्टरी को डिलीट करना है जिसके अंदर और भी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं rm स्पेस -r। यहाँ पे जो -r है वो एक ऑप्शन है जिसका मतलब होता है रिकर्सिवली इसका मतलब ये है कि वो रिकर्सिवली उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डायरेक्टरी हो फाइल को पहले डिलीट करेगा, फिर बाहर आके उस डायरेक्टरी को जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट करेगा। तो अगर हम rmdir स्पेस -r, अब अगर मैं लिखता हूँ इंडिया तो देखेंगे अब वो डिलीट हो चुका है। तो अगर हमको किसी भी डायरेक्टरी को अगर उसके अंदर कितना भी फाइल या फोल्डर क्यों ना हो डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली हम rm स्पेस -r करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ dir2। अब ये जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। आप हो सकता है कि अपने पूरे फाइल सिस्टम को या अपने पूरे होम फोल्डर को डिलीट कर दे। तो ये जो कमांड है इसका यूज़ आपको बहुत केयरफुली करना है। तो अब हम सीख चुके हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम mkdir का यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए हम rmdir का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टरी जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है वो हमको डिलीट करना हो तब हम rm स्पेस -r का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें फाइल क्रिएट करना हो तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें, अगर हमको एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमें टच कमांड मिल जाता है। टच स्पेस में अगर मैं लिखूँ file1 तो असल में जो टच है वो फाइल क्रिएट जरूर करता है लेकिन ये फाइल क्रिएट करने के काम नहीं आता है। ये फाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज करने के काम आता है। तो किसी किसी केस में अगर हमको एम्प्टी फाइल क्रिएट करना हो तो हम टच का यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी मैं टच का कंटेंट देखना चाहूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि टच जो है पूरी तरह से एम्प्टी है। देखेंगे मैं ls करता हूँ। अगर हमको कोई ऐसा फाइल बनाना चाहता है जिसके अंदर मैं कोई कंटेंट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम cat का यूज़ करते हैं।
CAT के बाद डबल CAT के बाद सिंगल ग्रेटर देन लगाते हैं और फाइल का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं file2 लिखता हूँ, इंटर करेंगे। अब हमारा जो भी हम लिखने वाला है यहाँ पे file2 पे जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, CAT लिखना है, स्पेस करके ग्रेटर देन लगाना है, ये अपना आउटपुट डायरेक्शन ऑपरेटर है। फिर स्पेस करके हमको अपने फाइल का नाम लिखना होता है। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आई लव लाइनक्स इज इजी, इंटर। अब अगर हमको ये अपना जो फाइल है क्लोज करना है, यहाँ पे बस हमको 2 लाइन लिखना है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते हैं, D। ये देखेंगे अब हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। अगर मैं ls करता हूँ, देखेंगे हमारे पास 2 फाइल्स हैं यहाँ पे, file1 और file2। अब अगर हमको file2 का कंटेंट देखना हो तो हम सिंपली CAT स्पेस file2 ये लिख लेते हैं। तो देखेंगे हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे शो हो चुका है। याद रखना है, अगर हमको फाइल का कंटेंट देखना है तो CAT स्पेस फाइल का नाम हम लिखते हैं, और अगर हमको फाइल क्रिएट करना है तब हम CAT और फाइल के नाम के बीच में आउटपुट डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि ग्रेटर देन का यूज करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ CAT ग्रेटर देन file3 और इंटर करके अगर हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, आई हैव लैपटॉप, लाइनक्स। यहाँ पे मैंने एक और फाइल क्रिएट कर लिया है file3, जिसके अंदर मैंने ये 2 लाइन लिखे हुए हैं। तो अब अगर हमको उसका कंटेंट देखना हो तो हम लिखेंगे CAT स्पेस file3। तो इस तरह से CAT के यूज से हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और अपने फाइल का कंटेंट शो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइल हम कॉपी कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं ls अगर लिखूंगा तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स है, file1, file2, file3। अब अगर मैं file3 नाम का जो फाइल है उसको file4 नाम के फाइल से कॉपी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है cp स्पेस file3 स्पेस जो भी जिस भी नाम से हम कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कॉपीड फाइल इस नाम से। तो यहाँ पे हमारा जो file3 नाम का फाइल है ये इस नाम के फाइल से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं इंटर कर लेता हूँ, इंटर मैंने कर लिया है, ls करते हैं। देखेंगे हमारा जो ये वाला फाइल है नया क्रिएट हो चुका है, कॉपी हो चुका है। अब अगर मैं उसका कंटेंट आपको दिखाऊं तो CAT स्पेस कॉपीड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो file3 में कंटेंट था, यहाँ पे देखेंगे file3 में जो कंटेंट था आई हैव आसूस लैपटॉप, आई लाइक लिनक्स, सेम कंटेंट यहाँ पे हमको कॉपीड फाइल पे भी मिल जाता है, क्योंकि ये file3 का कॉपी है। तो कॉपी करने के लिए हम cp कमांड का यूज करते हैं। अब अगर हमको फाइल डिलीट करना हो, अगर मैं यहाँ पे कॉपीड फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम वही कमांड फिर से यूज करेंगे, rm स्पेस कॉपीड फाइल। तो इस कमांड के यूज से हमारा जो फाइल है वो डिलीट हो जाता है। अब मैं ls करके दिखाऊँ, देखेंगे जो हमारा कॉपीड डैश फाइल नाम का फाइल था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पाथ क्या होता है और पाथ का यूज हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है और उस पूरे डायरेक्टरी या फाइल तक जाता है जिसको हम यूज करना चाहते हैं। रिलेटिव पाथ वो पाथ होता है जो हम करंट डायरेक्टरी से एक्सेस करते हैं। यानी कि अभी अगर यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूँ mkdir dir1 dir2 और dir3। अब अगर हम ls करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं और 3 यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे डायरेक्टरी 2 पे जाना हो तो सिंपली हम cd स्पेस dir2 लिख लेते हैं। देखेंगे ये लिखने से हम जो है dir2 में जा पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप पे थे और क्योंकि हमारा जो dir2 है वो डेस्कटॉप में ही था, इस वजह से हम cd स्पेस डायरेक्टरी उस डायरेक्टरी का नाम लिख के हम यहाँ पे जा पाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव पाथ। यहाँ पे रिलेटिव पाथ जो है करेंट डायरेक्टरी के रिलेटिव में होता है। तो अब अगर हम मुझको डायरेक्टरी 3 पे जाना हो, तो अब अगर मैं लिखता हूँ cd स्पेस dir3, तो देखेंगे हम डायरेक्टरी 3 पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टरी 3 जो है वो डेस्कटॉप पे है। तो अगर हम डेस्कटॉप पे होते और उस केस में हम अगर ये वाला कमांड अपना लिखते तो हम डायरेक्टली डायरेक्टरी 3 पे जा पाते। अब क्योंकि मैं डायरेक्टरी 3 पे नहीं हूँ, मैं डायरेक्टरी 2 पे हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब अगर मुझे डायरेक्टरी 3 पे जाना हो तो यहाँ पे मुझे पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। तो पूरा हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ है वो ये होगा /home/ पंकज /डेस्कटॉप /dir3। तो ये लिख के अब मैं डायरेक्टरी 3 पे जा सकता हूँ।
अब अगर मैं एंटर करूँ तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी पाथ जो स्लैश यानी कि रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट पाथ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ तो देखेंगे हम डायरेक्टरी 3 पे आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं CD लिखना भूल गया था, तो सामने हमें CD लिखना पड़ता है। CD स्पेस करके जो अपना एब्सोल्यूट पाथ है वो देना पड़ता है, फिर इंटर करते हैं। देखेंगे ये देखेंगे हम डायरेक्टरी 2 से डायरेक्टरी 3 में आ चुके हैं। दोबारा से अगर हमको डायरेक्टरी 2 पे जाना हो तो हम सेम कमांड लिखेंगे CD स्पेस स्लैश होम स्लैश पंकज स्लैश डेस्कटॉप स्लैश dir2। तो इस प्रकार से हम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं या फिर इस प्रकार से हम रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। अब अगर मैं CD करके यहाँ पे बैक हो जाऊँ यानी कि दोबारा से अपने डेस्कटॉप पे आ जाऊँ, अब अगर हमको अपने डायरेक्टरी 1 पे जाना हो तो हम सिंपली CD स्पेस dir1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना पड़ा क्योंकि हमारा जो dir1 था वो करंट डायरेक्टरी से एक्सेस हो सकता है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और शॉर्टकट बताऊं जिससे कि हम बिना एब्सोल्यूट पाथ दिए डायरेक्टरी 3 पे जा सकते हैं, तो वो ये होगा कि पहले हम पेरेंट डायरेक्टरी पे चले जाएं, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पेरेंट डायरेक्टरी पे जाने के लिए हम डबल डॉट का यूज़ करते हैं, और पेरेंट डायरेक्टरी पे जाने के बाद हम दोबारा से डायरेक्टरी 2 या 3 में चले जाएं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूँ। ये मैं dir1 पे हूँ और अभी मैं dir3 पे जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, स्पेस करके हम लगाएंगे डबल डॉट यानी कि हम अभी जा रहे हैं पेरेंट डायरेक्टरी में। पेरेंट डायरेक्टरी करके बाद हम लगाएंगे स्लैश, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी के बाद स्लैश, इसका मतलब है जो अपना जो डबल डॉट है ये अपना रिप्रेजेंट करता है डेस्कटॉप को, यानी कि डेस्कटॉप के अंदर हमको जाना है dir3 पे। इंटर करेंगे तो देखेंगे हमारा जो यहाँ पे हम dir3 पे आ चुके हैं। अब ये वाला जो कमांड है और हमारा ये वाला जो कमांड है ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप देखेंगे जो हमारा ये नीचे वाला कमांड है ये हमारा ज़्यादा इजी है टाइप करने पे और काम भी करता है। तो अगर कभी भी हमारा जो रिलेटिव पाथ है वो एब्सोल्यूट पाथ से छोटा है तो हम उस केस में कभी भी एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमारे पास पॉसिबल है कि हम रिलेटिव पाथ से अपना काम चला लें जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, तो हम इतने लंबे पाथ का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ था कि क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये डेस्कटॉप जो है वो अपने करेंट यूज़र का डेस्कटॉप है, तो इस केस में मैं ये भी कर सकता था CD स्पेस में करता यहाँ पे टिल्ड। अब क्योंकि जो टिल्ड है यानी कि होम डायरेक्टरी है वो ऑलरेडी पहले से स्लैश रूट स्लैश होम स्लैश पंकज के अंदर है। अब यहाँ पे हमको बस स्लैश डेस्कटॉप देना पड़ता और मैं डायरेक्टरी 1 या डायरेक्टरी 2 पे जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टरी 3 पे हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और मेरे को डायरेक्टरी 3 पे जाना है। इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि हम बहुत सारे यूज से एक डायरेक्टरी पे रहते हुए दूसरी डायरेक्टरी पे जा सकते हैं। तो हमारा जो भी इस टाइप का पाथ होता है जो स्लैश से स्टार्ट होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ, और ऐसा पाथ जो स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है जैसे कि ये वाला जो है या फिर ये है या फिर यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ ये तीनों अपने हैं रिलेटिव पाथ। तो इन पाथ्स का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है? जब भी हम अपना डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं या डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं या फाइल रिमूव डिलीट रीनेम कॉपी या फिर मूव करना चाहते हैं, तो इस केस में हमें अपने पाथ्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी अगर मैं चाहूँ कि मैं डायरेक्टरी 1 पे रहते हुए ही अपना डायरेक्टरी 3 रिमूव कर लूँ, यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा जो करंट डायरेक्टरी है वो dir1 है। मैं चाहता हूँ कि मैं dir1 पे रहते हुए dir3 को रिमूव कर लूँ, तो इसके लिए हमको अपना पाथ जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा rm स्पेस डबल डॉट स्लैश dir3। तो ये करने से क्या होगा, डबल डॉट जो है हमारा हमको अपने डेस्कटॉप पे लेके जाएगा और वहां से जो dir3 है उसको रिमूव कर देगा। देखेंगे इंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको rmdir का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कमांड पे थोड़ा मॉडिफिकेशन होने वाला है। मैं rmdir करता हूँ, इंटर करता हूँ। देखेंगे हमारा जो dir3 है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं ls कर लूँ तो ls से क्या होता है, जैसे मैंने बताया था करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स शो होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अपने पेरेंट डायरेक्टरी का देखना है तो हम ls स्पेस डबल डॉट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो dir3 है वो dir2 है वो 3 जो है वो रिमूव हो चुका है। अब अगर दोबारा से देखेंगे मैं अपने dir2 को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे rmdir स्पेस -v डॉट स्लैश dir2। क्योंकि मैं dir1 पे हूँ और अपने dir2 के डेस्कटॉप के डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ, तो पहले हमको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, जो कि हम डबल डॉट के यूज से पेरेंट डायरेक्टरी पे जाके कर सकते हैं। फिर वहां से मैं एक्सेस करूंगा dir2 को। अब मैं एंटर करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे हमारा आ गया रिमूव डायरेक्टरी dir2, ठीक है। अब अगर मैं फिर से ls कर लूँ तो ls क्योंकि करंट डायरेक्टरी को दिखा रहा है, हमको पेरेंट डायरेक्टरी का जो कंटेंट है वो देखना है, तो ls के साथ डबल डॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो dir2 था वो रिमूव हो चुका है।
ऐसे ही अगर मैं dir1 पे हूँ, यहाँ पे रहते हुए अगर हमको अपने रूट फोल्डर के फाइल्स और फोल्डर्स को देखना है तो हम लिखेंगे ls स्पेस स्लैश जो है जानते हैं, हमने बताया हुआ है, ये हमारा है रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। एंटर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ही मैंने ls स्पेस स्लैश किया है तो अपना जो रूट डायरेक्टरी का फोल्डर्स थे वो यहाँ पे हमको शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक फाइल जो है वो मूव करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी मैं जाता हूँ अपने पेरेंट डायरेक्टरी पे यानी कि डेस्कटॉप पे। अब अगर मैं ls करूँ तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 तीन फाइल्स यहाँ पे हमारे पास हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फाइल 1 को मूव करना चाहूँ dir1 के अंदर में, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होता है mv यानी कि मूव हमको करना है फाइल 1 को कहाँ पे करना है, हमको करना है dir1 के अंदर। तो यहाँ पे हम dir1 स्लैश कर लेते हैं तो हमारा जो फाइल 1 है वो dir1 पे रिमूव। यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो dir1 स्लैश है ये हमारा एक रिलेटिव पाथ है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सामने मैंने स्लैश नहीं लगाया हुआ है। अब अगर मैं एंटर कर लूँ तो देखेंगे, अब अगर मैं ls करूँ देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फाइल 1 है वो हट चुका है यानी कि मूव हो चुका है, वो भी dir1 के अंदर जा चुका है। हम ये चीज़ कैसे देखेंगे, हम लिखेंगे ls स्पेस dir1। ये अगर मैं लिखता हूँ तो dir1 के अंदर के कंटेंट हमको लिस्ट हो जाते हैं, जो कि है यहाँ पे फाइल 1, क्योंकि मैंने इसको dir1 के अंदर मूव कर लिया था। दोबारा से अगर मैं अपना जो फाइल 1 है वो dir1 से हटा के डेस्कटॉप पे लाना चाहूँ तो हम सिंपली करेंगे mv। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे हमको देना होता है अपना जो सोर्स फाइल है। तो हमारा जो सोर्स फाइल है वो है dir1 के अंदर dir1 स्लैश फाइल 1, ठीक है। अभी इस चीज़ को यानी कि हमारे नहीं, हमको ये यहाँ पे ये नहीं देना था, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे dir1 स्लैश फाइल 1। इस चीज़ को हमको मूव करना है अपने करंट डायरेक्टरी में, और करंट डायरेक्टरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के इंटर कर लेता हूँ। अब अगर मैं ls करूँ तो देखेंगे हमारा जो फाइल 1 था वो दोबारा से वापस आ चुका है डेस्कटॉप पे, और देखेंगे कि dir1 से वो चीज़ रिमूव हो चुका है। तो dir1 अगर मैं ls कर लेता हूँ देखेंगे हमको कोई भी फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो mv कमांड है वो दो काम करता है, एक तो वो फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर सकता है, और दूसरा ये कि हम mv के यूज से फाइल को रीनेम भी करते हैं। लिनक्स में हमको रीनेम करने के लिए कोई दूसरा कमांड नहीं मिलता है, बल्कि mv के यूज से ही हम फाइल को रीनेम करते हैं। तो अगर जो फाइल 1 नाम का फाइल है इसको मैं फाइल 10 नाम से रीनेम करना चाहूँ या फिर मैं इसको abc नाम से रीनेम करना चाहूँ, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे mv स्पेस फाइल 1 और स्पेस करके हम इसका न्यू जो नेम है वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ abc फाइल। अब अगर मैं एंटर करूँगा देखेंगे, हम ls करेंगे तो हमारा जो फाइल 1 था उसका नाम यहाँ पे देखेंगे चेंज होके abc फाइल हो चुका है। तो mv से हम दो काम करते हैं, फाइल को रीनेम भी करते हैं, फाइल को मूव भी करते हैं। cp से हम फाइल को कॉपी करते हैं, rm से हम फाइल को डिलीट या फोल्डर को डिलीट करते हैं, rmdir से फाइल डायरेक्टरी रिमूव करते हैं, mkdir से डायरेक्टरी बनाते हैं। तो इस तरह हम अपने पूरे फाइल सिस्टम को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मूव करते हैं या कॉपी करते हैं तब हमको ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जहाँ पे हम उस फाइल को मूव या कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे पहले से उस नाम का फाइल ना हो, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है जो हमारा जो पहले से उस नाम से फाइल है वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाता है। अगर मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ टच फाइल 5, या फिर हम इसके अंदर कोई कंटेंट लिख लेते हैं cat फाइल 5, इस पर मैं लिख लेता हूँ दिस इज फाइल 5, इंटर करके हम सेव कर लेते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ फाइल 7, इस पर हम लिखते हैं दिस इज फाइल 7। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही अगर मैं फाइल 7 को फाइल 5 नाम से रीनेम करना चाहूँगा तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे मैं करता हूँ mv स्पेस फाइल 7, यानी कि फाइल 7 को मैं रीनेम करना चाहता हूँ फाइल 5 नाम से। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले से पता नहीं था कि फाइल 5 नाम का फाइल मेरे पास पहले से है, तो क्या होगा कि हमारा जो फाइल 7 है ये फाइल 5 को रिप्लेस कर देगा। तो हमारा जो फाइल 5 का कंटेंट है यानी कि ये ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, देखेंगे हो चुका है। अब अगर मैं ls करूँगा तो देखेंगे जो हमारा फाइल 7 था वो गायब हो चुका है, वो मैंने मूव करके फाइल 5 कर दिया था। तो अब अगर मैं फाइल 5 का कंटेंट देखूँ cat स्पेस फाइल 5 इंटर करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे आ रहा है दिस इज फाइल 7, जबकि फाइल 5 के अंदर मैंने ये लिखा हुआ था दिस इज फाइल 5। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेम नाम का फाइल पहले से था तो वो यहाँ पे
ओवरराइट हो चुका है। तो अगर इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है -i, जो कि है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव क्या करता है, जब भी सेम नाम का फाइल अगर जहाँ पे हम मूव या कॉपी कर रहे हैं पहले से अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हमको पहले कंफर्मेशन आएगा कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। मैं करता हूँ मूव mv फाइल 5 को मैं मूव करना चाहता हूँ फाइल 1 नाम से। तो यहाँ पे हमको -i लेना पड़ेगा। -i इंटरएक्टिव मैंने ऑप्शन लिया। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ फाइल 5 को मैं मूव करना चाहता हूँ फाइल 1 नाम से। तो यहाँ पे आप फाइल 2 नाम से, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पहले से फाइल 5 भी है और फाइल 2 भी है। अब क्योंकि मैं फाइल 5 को फाइल 2 में मूव कर रहा हूँ और मैंने इंटरएक्टिव ऑप्शन लिया हुआ है, इंटर जैसे ही मैं करूँगा देखेंगे यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है ओवरराइट फाइल 2। तो यहाँ पे अगर मैं यस लिख के इंटर करूँ तब जाके ओवरराइट होगा, और अगर मैं बिना यस लिखे या फिर कोई भी जैसे मैं एन लिख के इंटर कर देता हूँ तो हमारा ओवरराइट नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं एलएस करके आपको दिखाऊँ तो देखेंगे हमारा जो फाइल है वो रीनेम नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ। तो जब भी हम कॉपी करेंगे या मूव करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपने इंटरएक्टिव ऑप्शन लिया हुआ है। इस चीज को हम डायरेक्टली एलियास के यूज से कर सकते हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। एलियास क्या होता है, एलियास से हम क्या करेंगे कि एलियास से हम ऐसा एलियास बनाएंगे जो कि ये करेगा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एमवी बस लिखते हैं तो वहां पे -i ऑप्शन अपने आप अप्लाई हो सकता है। तो ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फाइल्स, क्या क्या टाइप के फाइल्स हमको लिनक्स में मिल जाते हैं, वो सारे फाइल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो टर्मिनल है बंद करता हूँ, एग्जिट यहाँ पे मैंने किया। अब फाइल्स का टाइप्स देखने के लिए मैं यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपने फाइल्स पे जाता हूँ, अदर लोकेशंस पे जाता हूँ, कंप्यूटर में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हमको बहुत सारे फाइल्स मिल जाते हैं। अगर इस फाइल्स के बारे में हमको जानना है तो हम सिंपली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमको टाइप मिल जाता है, टाइप यहाँ पे शो हो रहा है बाइनरी फाइल। तो हमारा जो स्वैप फाइल का नाम का फाइल है ये एक बाइनरी फाइल है। ऐसे ही जो मैंने डेस्कटॉप पे फाइल बनाया हुआ था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ फाइल 3 का अगर हम प्रॉपर्टीज देख लें तो यहाँ पे देखेंगे हमको जो टाइप है वो प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बाइनरी फाइल नहीं है वो रेगुलर फाइल कहलाता है। तो जो भी हमारा टेक्स्ट फाइल रहेगा MP3 MP4 या कोई भी वीडियो या फोटो फाइल, वो सभी फाइल्स को हम रेगुलर फाइल कहते हैं। ऐसे ही हमें बहुत सारे डिवाइस फाइल मिल जाते हैं। तो डिवाइस फाइल को अगर हमको देखना होगा तो हम यहाँ पे अपने डेव नाम के फोल्डर पे जाते हैं। डेव फोल्डर पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमको देखेंगे कैरेक्टर स्पेशल फाइल अगर देखना है तो मैं यहाँ पे हमको TTY जो मिल जाता है, TTY यहाँ पे जो देखेंगे हमारा जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अंदर ऊपर अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो देखेंगे ये एक कैरेक्टर डिवाइस है। यानी कि जो TTY है असल में एक डिवाइस है जो कि एक बार में एक कैरेक्टर को राइट करता है, इसलिए यहाँ पर जो फाइल का टाइप है वो कैरेक्टर डिवाइस आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं अपने हार्ड डिस्क को देख लूँ, ये मेरा हार्ड डिस्क है SDA, या इसका अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे हमको आता है ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो एक बार में एक ब्लॉक रीड या राइट करता है। तो इस प्रकार से लाइनक्स में अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं। यहाँ पे एक और हमको फाइल टाइप मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमको एरो का साइन आ रहा है, एरो साइन लिंक को हमको शो करता है। तो देखेंगे यहाँ पे आ रहा है लिंक टू फोल्डर, ठीक है। तो हमारे लिनक्स में बहुत सारे टाइप के फाइल्स होते हैं। जो हमारा नॉर्मल फोल्डर है, डायरेक्टरी है, वो भी एक प्रकार का फाइल ही होता है। प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे टाइप बता रहा है फोल्डर। तो लिनक्स में हर चीज फाइल होता है, फोल्डर भी फाइल होता है, डिवाइस भी फाइल होता है, फाइल भी फाइल होता है। लिनक्स में हर चीज फाइल होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर हम टर्मिनल जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे टर्मिनल का एक फाइल भी हमारे फाइल सिस्टम पे बन जाता है। देखेंगे जैसे मैंने ये Alt Ctrl T करके यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन किया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे डेव नाम के अपने इस पे आया। अब यहाँ पे देखेंगे हमको PTS नाम का फोल्डर मिल जाता है। यहाँ पे PTS के अंदर देखेंगे हमको 0 लिखा हुआ आ रहा है। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो /dev के अंदर PTS नाम का जो फोल्डर है, यहाँ पे हमको जो 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये असल में हमारा इस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही अगर मैं इसको बंद करता हूँ देखेंगे जो हमारा 0 नाम का फोल्डर था, वो 0 नाम का जो फाइल था वो हट चुका है। अगर मैं दोबारा से टर्मिनल ओपन करूँ Alt Ctrl T करके तो देखेंगे हमारा 0 नाम का फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है हमारे टर्मिनल को शो करता है। अगर मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ Alt Ctrl T प्रेस करके तो देखेंगे हमको एक 1 नाम का, यानी कि जितने भी बार हम टर्मिनल ओपन करते हैं उतने हमारे यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाते हैं। 0 1 2 3 इस टाइप से हमारे जो टर्मिनल्स है वो बनते जाते हैं। अगर देखेंगे मैं यहाँ पे 0 को क्लोज कर लेता हूँ, देखेंगे 0 हमारा क्लोज हो चुका है, यहाँ पे 1 हमारा रनिंग है। अगर इसका पाथ हमको देखना हो तो यहाँ पे हमको एक कमांड मिलता है TTY। अगर मैं लिखूँ तो देखेंगे हमको शो होता है /dev/pts/1।
मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। देखेंगे ये जो टर्मिनल मैंने ओपन किया है, यहाँ पे अगर मैं कमांड ले रहा हूँ pty, तो यहाँ पे हमको /dev/pts/0 यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर dev फोल्डर के अंदर pts फोल्डर के अंदर 0 नाम का फाइल। दोबारा से अगर मैं कंट्रोल टी करूँ, देखेंगे यहाँ पे हमको एक और मिल जाता है 2 नाम का फाइल। अगर मैं टी वाइप करता हूँ तो देखेंगे /dev/pts/2। तो इस प्रकार से हम जितने भी टर्मिनल्स ओपन करते हैं उन सभी के फाइल्स हमारे फाइल सिस्टम पे बनते जाते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। देखेंगे मैंने अपने डेस्कटॉप पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे हमने file2 नाम का फाइल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं अगर एक और फाइल बनाऊँ file2, तो देखेंगे हमारा जो फाइल है क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं आपको ls करके दिखाऊँ तो देखेंगे हमारे पास file2 नाम के 3 फाइल्स हो चुके हैं। तो नाम सेम है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि इस फाइल में जो f है वो कैपिटल है, इस फाइल में जो i है वो कैपिटल है, और इस फाइल में कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं है। क्योंकि लाइनक्स पूरी तरह से केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग केस रखते हुए सेम नाम का फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आसानी से क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ आप विंडोज़ पे नहीं कर सकते। विंडोज़ पे अगर आप कहीं पे भी सेम नाम का फाइल ऐसे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वाइल्ड कार्ड्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? तो वाइल्ड कार्ड्स ये सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमको फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने में, डिलीट करने में या मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं कि अगर हमको किसी फाइल का नाम पूरा नहीं लिखना है या अगर हमें एक सेट ऑफ फाइल्स को सेलेक्ट करना है एक साथ, तो उस केस में हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको डेस्कटॉप में यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं सारे फाइल्स या फोल्डर्स को कॉपी करना चाहूँ एक दूसरे फाइल या फोल्डर में, तो यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के वाइल्ड कार्ड होते हैं। एक होता है एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड, जो कि हर चीज़ को सेलेक्ट कर लेता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ cp स्पेस स्टार, तो स्टार कहने का मतलब है डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो जाने वाले हैं। तो cp स्पेस स्टार मैंने लिखा है। अब इसको, ये हमारा जो स्टार है सोर्स को शो करता है। इसको मैं कहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ वो हम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। तो इसको मैं सेव करना चाहता हूँ /home/पंकज, या फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ./pictures। ठीक है, तो हमारा जो होम फोल्डर है वहाँ पे पिक्चर्स नाम का फोल्डर है, उस वाले पे मैं इन सभी फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करना चाहता हूँ। तो देखेंगे अभी मैंने इनमें से किसी भी एक का नाम नहीं लिखा है, बस मैंने यहाँ पे cp स्पेस स्टार लिया हुआ है और फिर यहाँ पे अपने पिक्चर्स का पाथ दिया है, रिलेटिव पाथ दिया है। अब अगर मैं एंटर करूँ तो देखेंगे यहाँ पे आ गया है, कॉपी हो चुका है। बस यहाँ पे ओमिटिंग डायरेक्टरी, जो अपना डायरेक्टरी वन है वो यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया है। तो ये किसी वजह से यहाँ पे cp के साथ अगर मैं -r ऑप्शन ले लूँ, या हमारे समय अगर मैं cp के साथ -r ऑप्शन ले लेता हूँ, -r यहाँ पे है रिकर्सिव। अब अगर मैं एंटर करूँगा तो देखेंगे हमको कोई भी मैसेज नहीं आया है और हमारे पिक्चर्स के अंदर ये सारे जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो कॉपी हो चुके होंगे। अगर मैं आपको ये शो करूँ तो यहाँ से मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये मैं गए अपने पिक्चर्स पे, देखेंगे पिक्चर्स में हमारे ये सब सारे डायरेक्टरी वो आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं अपने जो टर्मिनल है यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी अगर मैं अपने पिक्चर्स पे जाऊँ cd स्पेस ./tic स्टार, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉट यानी कि हमारा पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि होम डायरेक्टरी के अंदर पिक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने पिक्चर जो है पूरा यहाँ पे नहीं टाइप किया हुआ है, मैंने सिर्फ PIC लिखा है फिर स्टार लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है PIC के बाद TURE आने वाला है। अब अगर मैं एंटर करूँगा तो देखेंगे हम पिक्चर्स पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम आधा नाम लिखने के बाद अगर स्टार लगा लेते हैं और अगर इस नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही फोल्डर है तो हम उस पर जा सकते हैं। अब अगर मैं ls करूँ तो देखेंगे हमारा जो फाइल्स है यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फाइल2 है जितने भी ऐसे फाइल जो f से स्टार्ट होते हैं उन सभी को हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा rm स्पेस f स्टार से ये होगा, या फिर मैं ये कर लेता हूँ fi स्टार कहने वाला है हर वो फाइल जो f और i से स्टार्ट होता है उसके बाद स्टार का मतलब होता है 0 या मोर कैरेक्टर, यानी कि f और i के बाद कोई सा कैरेक्टर हो भी सकता है, कोई सा कैरेक्टर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सारे फाइल्स जो है वो सेलेक्ट होने वाले हैं जिसके भी स्टार्टिंग में स्मॉल f और स्मॉल i है। अब अगर मैं एंटर करूँ तो वो सारे फाइल्स देखेंगे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ls करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखेंगे हमारा जो ये वाला फाइल इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ पे i जो है वो कैपिटल था, और ये वाला फाइल इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ पे f जो है वो कैपिटल है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा फाइल डिलीट करना चाहता हूँ जिसके लास्ट में 2 है, जैसे यहाँ पे देखेंगे फाइल2 में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rm स्पेस star2
यानी कि स्टार्टिंग में, फाइल के स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हो सकता है, बस लास्ट में हमको क्या चाहिए, टू चाहिए। तो अब अगर मैं एंटर करूँ, देखेंगे एलएस करके, तो हमारे जो भी फाइल टू थे, दोनों फाइल टू, ये वाला और ये वाला दोनों हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो हमारा जो स्टार है वो ऑल को सेलेक्ट करता है अगर मैं उसको डायरेक्ट लेता हूँ, और अगर किसी फाइल के बीच में या आखिर में लेता हूँ तो वहाँ पे ऐसा आता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे ऐसा करना चाहता हूँ कि हमको ऐसा फाइल डिलीट करना है जिसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर ए हो, बीच में जो भी चीज़ हो, लास्ट में हमको ई चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे RM स्पेस ए स्टार ई। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये वाला फाइल है ABC फाइल, ये रिमूव हो जाने वाला है, क्योंकि देखेंगे इसका नाम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो नाम है लास्ट में आ रहा है ई। तो यहाँ पे जो स्टार है वो इन सभी चीज़ों को BCFIL, इन पांचों लेटर्स को सेलेक्ट करने वाला है। मैं इंटर करता हूँ, एलिस करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखेंगे हमारा ये जो फाइल था डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम स्टार यानी कि स्टार तो इस तरह से हम एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि 0 और मोर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करता है। तो हमारे पास जो दूसरा वाइल्ड कार्ड है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंगल कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है। तो अब अगर यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ पहले, जैसे कि मैंने किया फिट फिर सेट किट डिट हीट मीट, इंटर करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे मैंने बहुत सारे फाइल्स क्रिएट कर लिए। यहाँ पे फिट सीट हीट नाम का एलिस करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखेंगे, तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स है देखेंगे सबके लास्ट में मैंने IT लिए हुए हैं, बस इन दो फाइल्स को छोड़ के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ जिसका जो लास्ट का कैरेक्टर है वो I और T है, और स्टार्टिंग का कैरेक्टर कोई भी चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RM स्पेस क्वेश्चन मार्क IT। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो एक सिंगल कैरेक्टर को सेलेक्ट करने वाला है, जो कि यहाँ पे होने वाला है SMKHF और D। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ और एलिस करके दिखाऊं तो देखेंगे हमारा ये दोनों फाइल्स बच गए हैं, और बाकी के जो फाइल्स हैं वो सारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऐसे फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ जिसमें F के बाद कोई भी दो कैरेक्टर हो, ठीक है, तो F के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा RM, हमको लिखने जरूरी है RM स्पेस F दो क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ऐसा फाइल जो F से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई भी दो कैरेक्टर, वो वाला फाइल डिलीट हो जाने वाला है। इंटर करता हूँ, अब अगर मैं एलिस करूँ तो देखेंगे ये जो हमारा FIR नाम का फाइल था ये यहाँ पे डिलीट हो चुका है, और ये वाला जो फाइल है बच चुका है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो क्वेश्चन मार्क सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड है वो है सेट वाइल्ड कार्ड। सेट वाइल्ड कार्ड एक सेट है जिसके अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखते हैं, और उन सभी में से कोई सा एक सेलेक्ट होता है, और फिर जो हमारा फाइल है वो डिलीट, रिमूव या फिर कॉपी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ दोबारा से, कैट हेड मैट सीट किट लिट पॉट हॉट रॉट, इंटर करेंगे, एलिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हमको ऐसा फाइल डिलीट करना है जिसका जो बीच का कैरेक्टर है वो होना चाहिए A या E, I या E। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो किट है लिट है, इन दोनों के बीच में हमारे पास I मिल जाता है, और यहाँ पे हमको P और O मिल जाता है, इन दोनों में O मिल जाता है, और यहाँ पे भी हमको I मिल जाता है। तो अब अगर हमको डिलीट करना है ऐसा कोई भी वर्ड जिसका जो बीच का कैरेक्टर है वो होना चाहिए I या फिर O, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा RM स्पेस स्टार। अब स्टार जो है वो सभी कैरेक्टर्स को डिलीट कर लेता है, तो स्टार्टिंग में कोई भी हो वो सारे चीज सेलेक्ट हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो अपना सेट वाइल्ड कार्ड है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ AEI। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो बीच में आ रहा हो, जिसका बीच में स्टार्टिंग में जिसका होना चाहिए AE या I, ये तीनों में से कोई भी एक लेटर जिसमें है वो सारे चीज यहाँ पे डिलीट हो जाने वाले हैं, और उसके आखिर में भी कोई चीज हो सकता है, तो आखिर के लिए भी मैं स्टार लगा लेता हूँ। तो अब अगर मैं एंटर करूंगा और अगर एलिस करूं तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिर्फ ये तीन चीज बच चुके हैं, क्योंकि इन तीनों में O है जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ था। स्टार हर चीज को सेलेक्ट कर ले रहा था, और यहाँ पे स्टार आखिरी में भी हर चीज सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने AEI दिया है इस तरह से ये तीनों जो है वो बच चुके हैं। ठीक है, ये चीज अगर मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पे करता हूँ RM। यहाँ पे देखेंगे हॉट और पॉट और रॉट, ये तीन चीज हम बचे हुए हैं। तो मैं ऐसा चीज डिलीट करना चाहता हूँ जिसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर H और P हो और लास्ट का दो कैरेक्टर O और T हो। तो इसके लिए हम करेंगे RM स्पेस क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखूंगा H और P यानी कि H और P दोनों में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ OT। ठीक है, तो इसका मतलब ये है H यानी कि HOT हॉट भी डिलीट होने वाला है, और POT यानी कि पॉट भी डिलीट होने वाला है।
यहाँ पे इंटर करता हूँ, ls करके देखेंगे तो ये जो हमारा 2 फाइल था ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइप के वाइल्ड कार्ड मिल जाते हैं अपने फाइल सिस्टम के लिए, एस्टेरिक, क्वेश्चन मार्क और सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।